शुरुआत में वंजी शेंडियन में हुई लाओ हैरान होकर वंजी शेनवांग शेनान से पूछता है कि क्या आप सच में रिटायर हो रहे हैं। तो शेनान हाँ में जवाब देता है और कहता है कि गॉड डेमन युद्ध खत्म हो चुकी है और सब उनके आगे झुक चुके हैं। शेनान आगे कहता है कि हर रोज लोग उसकी पूजा करने या मदद मांगने आते हैं जिससे वह ऊब चुका है और वह लियुयुन महाद्वीप के संप्रदायों के बारे में पूछता है। तो हुई लाओ बताता है कि वहाँ छोटे दूसरे और तीसरे दर्जे के संप्रदाय हैं जहाँ फ्यूजन क्षेत्र वाले भी नहीं हैं। शेनान कहता है कि वह वहाँ किसी संप्रदाय में शिष्य बनकर जाएगा। हुई लाओ घुटनों पर गिरकर अनुरोध करता है कि आपकी एक उंगली ही उनके संप्रदाय स्वामी को खत्म करने के लिए काफी है। शेनान हुई लाओ को फिजूल बातें न करने का कहता है और चेतावनी देता है कि कोई उसके पीछे न आए। हुई लाओ पूछता है अगर कोई आपको बुली करे तो, और शेनान जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन मुझे बुली कर सकता है। फिर शेनान वंजी शेंडियन से निकलकर लियुयुन महाद्वीप के बादलों के ऊपर पहुंचता है और सोचता है कि किस संप्रदाय में जाए, और वह लुओफेंग संप्रदाय पहुंचता है जहां वह उसके शानदार प्रवेश द्वार की तारीफ करता है और बाहरी शिष्य पंजीकरण डेस्क की ओर जाता है जहां एक मोटा परीक्षक सो रहा होता है। शेनान अपनी कल्टीवेशन छिपाकर 18 साल और क्यूई रिफाइनिंग लेयर 1 बताता है। परीक्षक जागता है और उसकी उम्र और कमजोर कल्टीवेशन सुनकर मजाक उड़ाता है और कहता है कि लुओफेंग संप्रदाय इतनी कमजोर प्रतिभा को नहीं लेता, और कहता है कि प्रवेश के लिए कम से कम क्यूई रिफाइनिंग लेयर 5 चाहिए और उसे उसके बराबर वाले संप्रदाय जाने को कहता है। परीक्षक कांगू संप्रदाय का जिक्र करता है जहां बुजुर्ग शिष्यों से ज्यादा हैं। शेनआन उसका शुक्रिया अदा करता है और कांगू संप्रदाय की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि वह काफी टूट फूट का शिकार और खराब हालत में है। संप्रदाय स्वामी चेन उसे अंदर आने को कहता है और उसकी कल्टीवेशन पूछता है। शेनआन क्यूई रिफाइनिंग लेयर 1 बताता है तो संप्रदाय स्वामी बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि कांगू संप्रदाय में कुल 7 लोग हैं जिनमें सफाई वाला भी शामिल है और शेनआन 8वां सदस्य बनेगा। शेनआन औपचारिक रूप से संप्रदाय स्वामी चेन का अभिवादन करता है। वह उसे आंतरिक शिष्य टोकन देता है और अंदाजा लगाता है कि वह लुओफेंग संप्रदाय से रिजेक्ट होकर आया है। साथ ही बताता है कि वह 30 साल से लुओफेंग संप्रदाय के रिजेक्ट हुए लोगों को शामिल करने के लिए इंतजार कर रहा था, और फिर वह शेनआन को उसके कमरे की तरफ ले जाता है। शेनआन कांगवू संप्रदाय के आंगन को देखकर सोचता है कि यह भी ठीक है और वहाँ का माहौल दिखाया जाता है। फिर संप्रदाय के सदस्यों का परिचय दिखाया जाता है। वरिष्ठ भाई झोउ तिएजू लकड़ियां काट रहा है, दूसरे वरिष्ठ भाई झाओ शोयान किताब पढ़ रहा है और वरिष्ठ बहन लिन किंग दलिया पका रही है। अगली सुबह शेनआन अपने कमरे में सो रहा होता है कि वरिष्ठ भाई झोउ तिएजू उसे खाने के लिए बुलाता है। शेनआन उठकर दरवाजा खोलता है। झोउ तिएजू अपनी कुल्हाड़ी के साथ गर्मजोशी से स्वागत करता है और बताता है कि उसने पहले ही लकड़ियां काट दी हैं ताकि शेनआन ज्यादा सो सके। शेनआन उनका शुक्रिया अदा करता है। झोउ तिएजू शेनआन को रसोई में ले जाता है। लिन किंग अपना परिचय कराती है कि वह दूसरे नंबर पर है और उसे लिन वरिष्ठ बहन कहे। शेनआन उसे अभिवादन करता है और झोउ तिएजू मजाक में कहता है कि लिन किंग उनके संप्रदाय की सुंदरता है और लुओफेंग संप्रदाय ने भी उसे लेने की कोशिश की थी पर वह नहीं गई। लेकिन लिन किंग उसे फिजूल बातें न करने की कहती है और सबको खाना खाने को कहती है। वह नियम बताती है कि रोजाना एक बर्तन औषधीय दलिया बनता है जो सब वरिष्ठ भाई से शुरू करके बारी बारी पीते हैं और आखिरी घूंट शेनआन के लिए बचता है। शेनआन वह औषधीय दलिया का आखिरी घूंट पीता है और कहता है कि मजेदार है, जिस पर लिन किंग उसकी तरफ गौर से देखती है। मुख्य हॉल में संप्रदाय स्वामी चेन सबको बताता है कि आज से शेनआन उनका सबसे छोटा जूनियर भाई यानी चौथा आंतरिक शिष्य है। झोउ तिएजू खुशी से उसे लकड़ियां काटना सिखाने की पेशकश करता है जबकि झाओ शुयान उसे अल्केमी देखने को कहता है। संप्रदाय स्वामी चेन अगले महीने कांगवू काउंटी संप्रदाय विनिमय सभा का ऐलान करता है और बताता है कि कांगवू संप्रदाय को भी निमंत्रण पत्र मिला है। झोउ तिएजू हैरान होता है क्योंकि बड़े संप्रदाय उन्हें हमेशा नजरअंदाज करते थे, परंतु संप्रदाय स्वामी कहता है कि वह चारों शिष्यों को किंगयुन मंच पर ले जाएगा। वे मजाक करते हैं कि संप्रदाय के दरवाजे को ताला लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि चूहा भी रोकर निकलेगा। शेनआन सोचता है कि 3 दिन में उसने संप्रदाय की तमाम हालात समझ ली हैं। वह नोट करता है कि संप्रदाय के पास 3 म्यू खेत हैं। झाओ शुयान की अल्केमी सफलता दर सिर्फ 30% है और तकनीकें फाउंडेशन बिल्डिंग तक ही सीमित हैं। वह देखता है कि तमाम शिष्यों की प्रतिभा अच्छी है लेकिन वे फाउंडेशन बिल्डिंग पर रुके हुए हैं, इसलिए वह गुप्त रूप से उनकी मदद करने का फैसला करता है और पानी के स्रोत पर चुपके से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है ताकि पानी की आत्मा सांद्रता 30% तक बढ़ जाए और बाकी लोग सफलता पा सकें, और वह आध्यात्मिक सांद्रता को बिल्कुल सही मात्रा में सेट करता है।
ताकि किसी को शक न हो। पानी के स्रोत में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। झाओ शुयान की अल्केमी सफल हो जाती है और एक साथ 4 उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां बनती हैं। वह हैरान होता है कि पहाड़ी झरने के पानी की आत्मा सांद्रता बदल गई है, जिससे गोलियों की गुणवत्ता बेहतर हुई। और झो तिएजू भागते हुए शेनआन के पास आता है और खुशी से बताता है कि पिछले पहर की चट्टान गिरने से अंदर से खजाना या आत्मा पत्थर निकले हैं। इसके बाद शेन शिष्य लकड़ी पर उंगली से निशान लगाकर बताता है कि आधा झाओ शिष्य के दाना बनाने के लिए है और आधा बाजार में बेचने के लिए। झो तिएजू कहता है कि उसे मोल भाव करनी नहीं आती और पिछली बार देवदार की लकड़ी बेचते समय नुकसान हुआ था, इसलिए शेन शिष्य कहता है कि वह खुद बाजार जाएगा। वह झो तिएजू से कहता है कि वह उस पर भरोसा रखे और झो तिएजू उसे अपनी हिफाजत का ख्याल रखने को कहता है। शेन शिष्य व्यापारिक सड़क पर पहुंचता है। एक व्यापारी किंगलिंग लकड़ी की कीमत पूछता है तो वह 5 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर प्रति टुकड़ा बताता है और समझाता है कि 100 साल पुरानी लकड़ी के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है, जिससे दाना बनाना स्थिर होता है। इसी दौरान लुओफेंग संप्रदाय के शिष्य वहां आते हैं और उनका नेता 3 टुकड़े खरीदने के लिए शेन शिष्य से उसके संप्रदाय का नाम पूछता है। जब शेन शिष्य कांगवू संप्रदाय बताता है तो वे ताना मारते हैं। शेन शिष्य सीधे लहजे में कहता है कि खरीदना है तो आत्मा पत्थर दो, वरना रास्ता मत रोको। लुओफेंग का शिष्य ताना मारकर कहता है कि अगर वह नहीं बेचता तो वह उससे खरीद ले, लेकिन शेन शिष्य बाजार में लकड़ी बेचकर आत्मा पत्थर ले लेता है। फिर वह एक स्टॉल पर पुरानी चीजों के बीच रखे एक पुराने बर्तन को देखता है और उसे 8 आत्मा पत्थर में खरीद लेता है। विक्रेता उसे बताता है कि यह पुराने देवताओं का निम्न गुणवत्ता वाला बर्तन है। शेन शिष्य बर्तन और आत्मा पत्थरों की पोटली लेकर शाम के समय अपने संप्रदाय वापस लौटता है। दरवाजे पर खड़ा झो तिएजू खुश होकर पूछता है कि शहर में क्या हुआ और कितने आत्मा पत्थर मिले। शेन शिष्य आत्मा पत्थरों की पोटली उसे पकड़ाता है और वह खोलकर देखता है कि 68 आत्मा पत्थर हैं और हैरान होकर पूछता है कि क्या तुमने किसी की दुकान लूट ली। लेकिन शेन शिष्य बताता है कि अच्छी गुणवत्ता की वजह से अच्छी कीमत मिली। वह यह भी बताता है कि उसने रास्ते में 8 आत्मा पत्थर का एक बर्तन भी खरीदा। झो तिएजू कहता है कि तुम्हें बाजार में किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन शेन शिष्य झाओ शिक्षु को बुलाकर बर्तन के नीचे बने डिज़ाइन देखने को कहता है। झाओ शुशियन चश्मा पहने किताब हाथ में लिए बाहर आता है और बर्तन को हाथ में लेकर उसके नीचे और अंदर बने निशानों को गौर से जांचता है। फिर पहचान लेता है कि यह पुरानी किताबों में जिक्र किए गए जूलिंग प्राचीन सरणी के अवशेष हैं। झो तिएजू हैरानी से पूछता है और झाओ शुशियन उत्साहित होकर बर्तन लेकर कमरे में भागता है और कहता है कि आज रात कोई उसे परेशान न करे। झो तिएजू कहता है कि झाओ शिष्य का पागलपन बढ़ गया है, लेकिन शेन शिष्य मुस्कुराकर कहता है कि झाओ शुशियन की मेहनत से आज रात सरणी सक्रिय हो जाएगी और दाना बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी। 1 महीने बाद झाओ शुशियन अपने कमरे में बर्तन के अंदर से मिट्टी साफ करता है और तांबे के बर्तन में प्राचीन सरणी सक्रिय होकर चमकने लगती है। वह बहुत उत्साहित होता है। बर्तन में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है और दाना बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली हरी गोलियां तैयार होती हैं। पहली घटना यह होती है कि उच्च स्तरीय गोलियां बनती हैं और संप्रदाय के नेता उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी घटना यह होती है कि पीछे के पहाड़ का छोटा आध्यात्मिक झरना भी सक्रिय हो जाता है और नेता झरने के पास बैठकर जमीन के नीचे सक्रिय मौसमी आध्यात्मिक नसों को जांचते हैं। शेन शिष्य कुल्हाड़ी हाथ में लिए कहता है कि बुजुर्ग को जो सोचना है सोचने दो। संसाधन मिलते ही सबसे पहले बड़े भाई झो तिएजू लकड़ी काटते हुए सफलता पाता है। शेन शिष्य उसे देखकर क्यूई रिफाइनिंग लेवल 8 पर पहुंचने की बात करता है और झो तिएजू खुशी से रो पड़ता है। इसके बाद लिन किन बिना किसी लड़ाई के आराम से क्यूई रिफाइनिंग लेवल 6 पर सफलता पाती है। एक एक करके सभी संप्रदाय के शिष्य मजबूत हो रहे हैं। शेन शिष्य संप्रदाय की बदलती हालत को देखता है। दरवाजे पर कांगवू संप्रदाय का लकड़ी का बोर्ड लगा होता है और नेता सबको संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के लिए रवाना होने का आदेश देते हैं। झो तिएजू संप्रदाय के दरवाजे को जंजीर से बंद करता है और कांगवू संप्रदाय के लोग किंगयुन चौक विनिमय सम्मेलन में पहुंचते हैं, जहां आसपास के संप्रदायों के शिष्य उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें भीख मांगने वाले और पहाड़ियों में छिपे संप्रदाय कहते हैं। वे ताना मारते हैं कि उनका नेता आधी उम्र के बाद भी सिर्फ फाउंडेशन निर्माण की प्रारंभिक अवस्था पर है। तभी एक महिला शिष्य शेन शिष्य को देखकर उसकी खूबसूरती और देवता जैसे रूप की तारीफ करती है, जबकि दूसरे शिष्य झो तिएजू के रूप पर तंज कसते हैं और उन्हें बेकारों का संप्रदाय कहते हैं।
झोउ तिएजू गुस्से में मुट्ठी बांधता है। शेन शिष्य कांगू संप्रदाय का लकड़ी का बैज हाथ में पकड़कर अपने मन में सोचता है कि इनकी बात में सच्चाई थी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि अब इस संप्रदाय में मैं हूँ। इसके बाद लुओफेंग संप्रदाय के शिष्य आते हैं। उनका नेता कांगवू संप्रदाय की टीम पर तंज कसता है और उनका मजाक उड़ाता है। झोउ तिएजू गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन वरिष्ठ नेता उसे बर्दाश्त करने और हाथ न उठाने को कहते हैं। फिर भी लुओफेंग का शिष्य उन्हें फिर बेकार कहता है। लुओफेंग का झाओ शिक्षु लिन किन की तरफ इशारा करके बेहुदा बात करता है और सब हंसते हैं। झोउ तिएजू गुस्से में उन पर चिल्लाता है, लेकिन लिन किन उसे आवेश में न आने और वापस आने को कहती है। झोउ तिएजू गुस्से में जाकर लुओफेंग शिष्य का मुंह पकड़ता है, लेकिन वह जवाबी हमला करता है और झोउ तिएजू हमले से जमीन पर गिर जाता है। तब शेन शिष्य आगे आता है और लुओफेंग संप्रदाय की इस हरकत पर तंज कसता है। वह कहता है कि क्यूई रिफाइनिंग चरम स्तर का व्यक्ति लेवल 8 पर हावी हो रहा है और लुओफेंग संप्रदाय सिर्फ कमजोरों पर शेरनी बनना जानता है। इस पर लुओफेंग का झाओ शिक्षु गुस्से में आकर क्यूई रिफाइनिंग लेवल 1 दिखने वाले शेन शिष्य पर हमला कर देता है, लेकिन शेन शिष्य बिना किसी डर के आगे बढ़ता है और उस हमले को आसानी से विफल करके वापस फेंक देता है। लुओफेंग संप्रदाय के शिष्य हैरान रह जाते हैं। शेन शिष्य तेजी से लुओफेंग के झाओ शिक्षु पर भारी पड़ता है और शक्तिशाली जवाबी हमला करता है, जिससे लुओफेंग के शिष्य डर जाते हैं और अंत में शेन शिष्य आसानी से लुओफेंग के झाओ शिक्षु को सबक सिखाता है। साथ में लुओफेंग संप्रदाय का एक व्यक्ति पीछे की तरफ उड़ता हुआ एक बड़े पत्थर के ड्रैगन स्तंभ से टकराता है, जिससे वह स्तंभ बुरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है और चारों तरफ धूल और पत्थर उड़ने लगते हैं। तभी शेन आन नीले कपड़ों में आगे बढ़ता है। सामने लाल और सुनहरे वस्त्रों में लुओफेंग संप्रदाय के शिष्य आते हैं और एक शिष्य उंगली उठाकर शेन आन को भिखारी कहते हुए आरोप लगाता है कि उसने आस्तीन में कोई जहरीली चीज छिपाई हुई है। शेन आन उसकी तरफ सिर्फ घूरकर देखता है और आरोप लगाने वाला शिष्य अचानक दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर शेन आन घायल बड़े भाई के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या कंधे में दर्द है। बड़ा भाई हैरान होकर पूछता है कि तुमने यह कैसे किया। तो शेन आन उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है कि यह फाउंडेशन स्थापना की प्रारंभिक अवस्था है, जिस पर बड़ा भाई हैरान होता है कि पंजीकरण के समय तुमने क्यूई रिफाइनिंग लेवल 1 लिखवाया था। शेन आन बताता है कि वह जानबूझकर छिपा नहीं रहा था, बल्कि अपनी शक्ति को दबाने की आदत थी। उसकी असली शक्ति फाउंडेशन स्थापना की प्रारंभिक अवस्था है और वरिष्ठ बहन लिन जी भी हैरानी से देखती है। बड़ा भाई उत्साह में कांगू संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी को बताता है कि शेन आन ने सिर्फ एक उंगली से उस आदमी को गिरा दिया, लेकिन संप्रदाय स्वामी उसे रोकते हुए कहता है कि बाहर तमाशा मत बनाओ और अंदर चलकर बात करो। फिर वे सब घायल बड़े भाई को लेकर चले जाते हैं। शेन आन जमीन पर गिराए हुए घायल आदमी के पास से गुजरता है। ऊपर खिड़की से लुओफेंग संप्रदाय का जिंदान बुजुर्ग गुस्से में शेन आन को घूरता है और फिर अपने कमरे में मेज पर हाथ मारकर गुस्से में अपने नकाबपोश हत्यारे को आदेश देता है कि कांगू संप्रदाय के इस लड़के शेन आन की असली पहचान का पता लगाओ। इसके बाद शेन आन अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होता है और लिन जी सामने बैठी होती है। शेन आन उसे प्रस्ताव देता है कि आज शहर में नीलामी घर चलते हैं। लिन जी कहती है कि खरीदने को कुछ नहीं है, लेकिन शेन आन कहता है कि रौनक देख लेते हैं और वह घूंघट वाली बांस की टोपियां निकालता है, यह बताते हुए कि पिछले मामले के बाद कम प्रोफाइल रहना जरूरी है। लिन जी वह टोपी पहन लेती है और दोनों निकल पड़ते हैं। वे कांगवू शहर के नीलामी घर पहुंचते हैं, जहां बहुत भीड़ और चहल पहल होती है। हर व्यक्ति 2 आत्मा पत्थर प्रवेश शुल्क देकर अंदर जाता है। शेन आन लिन जी को आराम से रहने को कहता है। नीलामी करने वाला किंगहोंग तलवार की बोली 80 आत्मा पत्थर से शुरू करता है। लिन जी अपनी पुरानी तलवार को देखती है। फिर मुख्य वस्तु शुआंग्यू लिंग यानी ठंडी चांद की रिबन की बोली 500 आत्मा पत्थर से शुरू होती है, जो महिला साधकों के लिए बहुत अच्छी है। लिन जी उस रिबन को पसंद करती है, लेकिन महंगा होने की वजह से शेन आन से वहां से चलने को कहती है। बोली 850 आत्मा पत्थर तक पहुंचती है। तभी शेन आन अचानक 1000 आत्मा पत्थर की बोली लगा देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिन जी कहती है कि तुम पागल हो गए और बालकनी पर बैठा किंगयून संप्रदाय का फाउंडेशन शिष्य मुस्कुराते हुए बोली बढ़ाने लगता है। वह 1100, 1200, 1300, 1400 और फिर 1500 आत्मा पत्थर बोलता है, लेकिन शेन आन आराम से कहता है कि 1000, जिस पर नीलामी करने वाला हैरान होकर कहता है कि आपने पहले ही 1400 बोला था। शेन आन चालाकी से बताता है कि 1500 में खरीदना नुकसान था। अगर किंगयून संप्रदाय का आदमी 1600 देता है तो नुकसान उसका है। वह तो बस तमाशा देख रहा था। किंगयून का शिष्य समझ जाता है कि वह जाल में फंस गया है और गुस्से में दरवाजा बंद करके चला जाता है। नीलामी करने वाला शेन आन के हक में 1000 आत्मा पत्थर में शुआंग्यू लिंग को अंतिम कर देता है। शेन आन वह रिबन लिन जी को देता है। लिन जी पूछती है कि इतने आत्मा पत्थर कहाँ से आए।
शेनान कहता है कि किंगलिंग लकड़ी बेचकर बचाए थे और कहता है कि संप्रदाय पर आपका बहुत कर्ज है। दोनों नीलामी घर से बाहर आते हैं। लिंजी उसकी आस्तीन पकड़कर नाराजगी से कहती है कि दोबारा ऐसे पैसे खर्च किए तो वह कपड़े नहीं सिएगी। शेनान मुस्कुराकर हाँ कह देता है। जंगल के रास्ते वापस लौटते हुए शेनान कहता है कि लिंजी रुको, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी किंगयुन संप्रदाय का शिष्य सामने आता है और आरोप लगाता है कि इनके आत्मा पत्थर गलत जरिए से आए हैं और श्वांग्यू लिंग जांच करने के बहाने मांगता है। लिंजी इस सरेआम डकैती पर आपत्ति करती है। वह शिष्य लड़ाई की धमकी देता है। शेनान लिंजी को पीछे हटने को कहता है ताकि उसकी नई पोशाक पर खून के छींटे न पड़े। लिंजी चिंतित होती है क्योंकि सामने वाला फाउंडेशन अवस्था पर है। किंगयुन का शिष्य शेनान का मजाक उड़ाता है, लेकिन शेनान अपनी शक्तिशाली आभा जारी करता है। शिष्य हैरान हो जाता है कि शेनान भी फाउंडेशन स्थापना की प्रारंभिक अवस्था पर है। शेनान आसानी से उसके हमलों को चकमा देता है और जवाबी हमला करता है। एक ही वार में किंगयुन के शिष्य को जमीन पर पटक देता है और पूछता है कि और लड़ना है। किंगयुन का शिष्य डरकर घिसटते हुए पीछे हटता है और चीखते हुए भाग जाता है। लिंजी हैरान रह जाती है। शेनान कहता है कि यह बस मामूली छिपाव की कला थी, अब वापस चलते हैं वरना बड़ा भाई परेशानी में सारी लकड़ियां फाड़ देगा। लिंजी मुस्कुराती है और कहती है कि वह इस श्वांग्यू लिंग का अच्छे से उपयोग करेगी। शेनान सिर हिलाता है। संप्रदाय के पास बड़ा भाई परेशान होकर गुस्से में लकड़ियां काट रहा होता है और बोलता है कि शेनान और लिंजी अब तक वापस क्यों नहीं आए। वह हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े चिंतित है कि रात हो गई, लेकिन वे अब तक वापस क्यों नहीं आए। उसे डर है कि कहीं लुओफेंग संप्रदाय के लोगों ने उन्हें न रोक लिया हो। लेकिन चश्मा पहने जाओ शुयान मोमबत्ती की रोशनी में किताब पढ़ते हुए उसे आराम से बैठने को कहता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़ा भाई गुस्से से पीछे मुड़कर कहता है कि तुम किताबी कीड़े को कैसे पता कि कुछ नहीं होगा, अगर सामने से कोई बड़ा विशेषज्ञ आ गया तो। झाओ शुयान अपना चश्मा ठीक करता है और बताता है कि आज लिन शिष्या के साथ बाहर जाने वाला शेन आन है और कहता है कि अगर कोई बदकिस्मत और अंधा उन पर हमला करने की कोशिश करेगा तो नुकसान सिर्फ दूसरों के देवताओं का ही होगा। बड़ा भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि झाओ शुयान की बात सुनने में कड़वी जरूर लगती है, लेकिन गौर करने पर यह एक पक्का उसूल है। फिर टूटी हुई खिड़की और बाहर रात का नजारा दिखाया जाता है। शेनान और लिन शिष्या दरवाजे से अंदर आते हैं। बड़ा भाई खुश होकर कहता है कि आखिरकार वापस आ गए, मैं तो कुल्हाड़ी उठाकर ढूंढने निकलने वाला था। लिन शिष्या कहती है कि बड़ा भाई हम ठीक हैं, रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया था। झाओ शुयान किताब पढ़ते हुए कहता है कि देखा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और संप्रदाय स्वामी चेन अंदर आकर कहते हैं कि वापस आ गए, अच्छा हुआ, विनिमय सभा खत्म होने वाली है, कल सुबह हम कांगवू संप्रदाय वापस चलेंगे। संप्रदाय वापस आने के 10 दिन बाद बड़ा भाई आंगन में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है। झाओ शुयान बर्तन से चमकती हुई गोलियां निकाल रहा है। लिन शिष्या सफेद रिबन के साथ नृत्य कर रही है और शेन आन कांगवू संप्रदाय के तालाब पर चुपचाप मछली पकड़ रहा है। वह पानी में मछली पकड़ने के फ्लोट को देखता है। तभी बड़ा भाई दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाकर कहता है कि संप्रदाय स्वामी, कोई आया है, शिष्य बनने के लिए आया है। शेनान अपनी मछली पकड़ने की छड़ी रखता है और लिन शिष्या व बड़े भाई के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। संप्रदाय के दरवाजे पर बड़ा भाई नए शिष्य को शेनान और लिन शिष्या से मिलवाता है और बताता है कि इसका नाम लू चेन है। लू चेन थोड़ा घबराया हुआ अपना बैग पकड़े खड़ा होता है और पूछता है कि क्या संप्रदाय स्वामी चेन यहाँ हैं। वह कांगवू संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। बड़ा भाई अंदर भागकर स्वामी को बताता है। लिन शिष्या प्यार से लू चेन से उसका नाम और पता पूछती है। लू चेन बताता है कि वह किंगन्यू कस्बे से है और सुना था कि कांगवू संप्रदाय प्रतिभा नहीं देखता, इसलिए आजमाने आया है। शेन आन उससे उसकी उम्र और कल्टीवेशन स्तर पूछता है। लू चेन बताता है कि उम्र 16 साल है और कल्टीवेशन क्यूई रिफाइनिंग दूसरी परत है। शेन आन अपनी क्षमता से लू चेन के अंदर एक छिपा हुआ बैंगनी ऊर्जा भंवर स्कैन कर लेता है। फिर संप्रदाय स्वामी चेन बाहर आकर कहते हैं कि 16 साल की उम्र में क्यूई रिफाइनिंग दूसरी परत का प्रतिभा वाकई अच्छी नहीं है, लेकिन कांगू संप्रदाय का उसूल सरल है, जो आना चाहता है हम उसे रखते हैं। वैसे हम नाकाम लोगों को नहीं पालते। और वे लू चेन को आंतरिक शिष्य टोकन देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम कांगवू संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हो। लू चेन शुक्रिया अदा करता है। शेन आन लू चेन से पूछता है कि किंगन्यू कस्बा किस तरफ है, पूर्व या पश्चिम। लू चेन बताता है कि पूर्व की तरफ मुख्य सड़क के पास। शेन आन पूछता है कि क्या वहाँ नूडल की दुकान है जहाँ की मालकिन अच्छे नूडल बनाती है। लू चेन हाँ कहता है। तो शेन आन कहता है कि अच्छी तरह आराम करो। फिर लिन शिष्या शेन आन से पूछती है कि क्या उसे लू चेन में कोई गड़बड़ लगती है। शेन आन कहता है कि गड़बड़ तो नहीं, बस यह जूनियर भाई काफी दिलचस्प लगता है। लू चेन संप्रदाय में मेहनत करता दिखाया जाता है, आंगन में झाड़ू लगाता है और कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता है। शेन आन और लिन शिष्या को देखकर वह झुककर सलाम करता है और बड़ा भाई उसके साथ मुस्कुराते हुए चलता है। फिर लू चेन लकड़ियां उठाए दरवाजे के पास से झाओ शुयान को पुस्तकें पढ़ते और बर्तन में गोलियां बनाते गौर से देखता है।
वह पहाड़ी की सीढ़ियों से पानी के मटके उठाकर लाता है और आध्यात्मिक झरने के पानी में हाथ डालकर उसकी ताकत को महसूस और चखता है। फिर बड़े भाई के साथ लकड़ियां उठाकर जाते हुए पूछता है कि संप्रदाय में इतनी किंगलिंग लकड़ी क्यों है। बड़ा भाई बताता है कि पीछे पहाड़ की चट्टान टूटने से यह लकड़ियां मिली, जिन्हें शेन शिक्षु ने बाजार में बेचकर स्नैक्स खरीदे। फिर लू चेन शेन आन के पास जाकर पूछता है कि रोज मछली पकड़ना उबाऊ नहीं लगता। शेन आन जवाब देता है कि मछली क्या सोचती है, यह सोचना इंसान के सोचने से ज्यादा दिलचस्प है। वह बताता है कि मछली झूठ नहीं बोलती, अगर कांटा काटे तो भूखी है, ना काटे तो नहीं, जबकि इंसान भूखे होने पर भी कहते हैं कि भूख नहीं है। लू चेन सोच में पड़ जाता है। रात को लू चेन अपने कमरे में अकेले बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है कि आध्यात्मिक झरने की तीव्रता, झाओ शुयान की गोली बनाने की गति, चट्टान का 2 बार टूटना सब अजीब है। खासकर शेन आन के सामने खड़े होने पर हड्डियों तक ठंडक महसूस होती है। लुओफेंग संप्रदाय की रिपोर्ट सही थी, कांगू संप्रदाय वाकई अजीब है। रात के समय शेन आन तालाब पर बैठे कप से पानी में कुछ डालता है, फ्लोट हिलता है और पानी में लाल रोशनी की लहरें बनती हैं। शेन आन इसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि लुओफेंग संप्रदाय ने उन पर नजर रखी हुई है। फिर वह मछली पकड़ने की छड़ी खींचकर एक बड़ी लाल कोई मछली पकड़ लेता है, मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए एक योद्धा ढूंढना पड़ेगा, और आगे सोचता है कि उसे एक ऐसा बाहरी व्यक्ति भी चाहिए जो उसके बदले दोष अपने सिर ले सके। फिर वह चांद की रोशनी में तालाब के किनारे खड़ा होता है। इसके बाद शेन आन एक रोशनी के साथ वहां से गायब हो जाता है और तियानद्वान पर्वत श्रृंखला के ब्लैकस्टोन पीक पर पहुंच जाता है, जहां बिजलियां कड़क रही होती हैं। वहां एक भयानक काला तेंदुआ जो युआन यिंग की अंतिम अवस्था पर है सामने आता है। उसकी आंखें पीली चमकती हैं और शरीर पर बैंगनी बिजली होती है। वह शेन आन पर गुस्से से दहाड़ता है और हमला करता है, लेकिन शेन आन आसान तरीके से उसके हमले को नाकाम कर देता है और विस्फोट पैदा होता है। तेंदुआ हैरान होकर दहाड़ता है कि यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है, लेकिन शेन आन उस पर भारी पड़ता है और उसे जख्मी कर देता है। तेंदुआ डरकर पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज हो। शेन आन आराम से आगे बढ़कर कहता है कि मैं इंसान हूँ, मदद के लिए आया हूँ। मैं एक छोटे संप्रदाय में रहता हूँ जहाँ दरबान की जरूरत है। तुम पीछे के पहाड़ पर रहना, कोई आए तो डराना या मार देना। तेंदुआ गुस्से से कहता है कि मैं सैकड़ों साल से बादशाह हूँ, तुम मुझे दरबान बनाओगे। लेकिन शेन आन उसे एक कीमती गोली फेंक कर देता है। तेंदुआ उसे खाता है और उसकी ताकत महसूस करता है। फिर पूछता है कि कितने समय के लिए। शेन आन कहता है कि कुछ साल या कुछ 5 साल, जब तक मेरा संप्रदाय मजबूत न हो जाए, फिर तुम जा सकते हो। तेंदुआ मान जाता है और कहता है कि मैं राजी हूँ। शेन आन कहता है कि चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। तेंदुआ पूछता है कि तुम्हारे संप्रदाय का नाम क्या है। शेन आन कहता है कांगवू संप्रदाय। तेंदुआ कहता है कभी नहीं सुना। शेन आन कहता है आम बात है, एक गरीब छोटा संप्रदाय है, तुम बस इसे अपनी जगह समझकर आराम करो। वाला काला तेंदुआ लकड़ी के एक बक्से के पास आता है और उसे खोलकर एक चमकती हुई तलवार और शुआंग्यू जियानज्यू नामक तलवार कला की पुरानी पुस्तिका दिखाता है। फिर वह उस बक्से को मुंह में पकड़कर गुफा से निकलता है और कांगू संप्रदाय के आंगन में जाकर रख देता है। तेंदुआ कहता है कि पहले लेई हुओ ने उनके दरवाजे को परेशान किया था, इसलिए यह पुराना सामान माफी के तौर पर रखा है। तभी संप्रदाय की वरिष्ठ बहन बक्से के पास आती है, उसे खोलती है जिसमें से चमकती तलवार और पुस्तिका निकलती है और वह तलवार को छूती है, फिर उसे उठा लेती है। संप्रदाय स्वामी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं कहते हैं कि जब यह वरिष्ठ ने छोड़ी है और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से मेल खाती है तो इसे रख लो। तलवार टूटी है पर रास्ता नहीं टूटना चाहिए। वरिष्ठ बहन कहती है कि वह इसका अच्छी तरह उपयोग करेगी। शेन आन और बाकी शिष्य बातें करते हैं कि वरिष्ठ ने लुओफेंग संप्रदाय के तंग करने पर उनकी मदद की। चश्मा वाला शिष्य कहता है कि वरिष्ठ के पास नहीं जाना चाहिए और संप्रदाय स्वामी आदेश देते हैं कि पीछे के पहाड़ को वर्जित स्थान घोषित किया जाता है, जिस पर शेन आन हाँ कहता है। इसके बाद लुओफेंग संप्रदाय में झो होंग और शेन किंगक्सुआन की जीवन पट्टियां टूटकर मिट्टी बन जाती हैं, जिससे लुओफेंग संप्रदाय की महिला नेता गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कांगू संप्रदाय जैसी छोटी संप्रदाय ने उनके लोगों को मार डाला। लेकिन बुजुर्ग बताता है कि कांगू संप्रदाय नहीं बल्कि युआन यिंग की अंतिम अवस्था वाला बिजली का तेंदुआ था। शेन किंगक्सुआन की टूटी पट्टी पर चेतावनी संदेश मिलता है और एक घायल शिष्य महिला संप्रदाय स्वामी को बताता है कि कांगू संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में युआन यिंग की अंतिम अवस्था वाला तेंदुआ है, जिसने बड़े बुजुर्ग को एक ही वार में दबा दिया। जिस पर महिला नेता पहाड़ों की तरफ देखते हुए हैरान होती है कि 10 से कम शिष्यों वाली छोटी संप्रदाय कैसे इतने बड़े प्राचीन जानवर से हमला करवा सकती है, और फिर वह आदेश देती है कि लुओफेंग संप्रदाय के शिष्य कांगवू संप्रदाय के पीछे के पहाड़ के 100 मील के करीब न जाएं।
महिला बुजुर्ग पूछती है कि क्या बात खत्म हो गई, तो संप्रदाय स्वामी कहती है कि नहीं, लेकिन पूर्वज 100 साल से हुआशेन अवस्था के लिए एकांत साधना में हैं। उनके आने पर तेंदुए को खत्म करना आसान होगा, और वह गुप्त हॉल की जांच करने का आदेश देती है कि तेंदुआ कांगवू संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में क्यों रह रहा है, जिस पर गुप्तचर कहता है कि अभी जांच करता हूँ। 2 नकाबपोश गुप्तचर रात के समय पहचान कंपास लेकर कांगू संप्रदाय की तरफ जाते हैं। एक गुप्तचर कहता है कि सामने वाले दरवाजे से मत जाओ, सिर्फ पुष्टि करनी है कि तेंदुआ पीछे के पहाड़ में है या नहीं। और इस समय शेनान तालाब के पास शांति से मछली पकड़ रहा होता है। चांद का प्रतिबिंब पानी में दिखता है और शेनान की आंखों में गुप्तचरों का प्रतिबिंब नजर आता है। गुप्तचर गुफा की तरफ बढ़ते हैं और गुफा के मुंह पर पहुंचते हैं, जहां कंपास झपकता है और गुफा से बिजली वाला तेंदुआ बाहर निकलता है। गुप्तचर डरकर भागते हैं कि सच में पीछे के पहाड़ में युआन यिंग की अंतिम अवस्था वाला तेंदुआ है। पानी में शेनान के कांटे के पास जादुई नीली आभा दिखती है। शेनान सोचता है कि इन सब की ताकत बहुत कमजोर है, इन्हें अच्छी तकनीकें देनी होंगी और यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दी हैं। और तेंदुआ वापस गुफा चला जाता है। अगली सुबह कांगू संप्रदाय के मौसम में शेनान घूंघट वाली टोपी पहनकर निकलता है और सोचता है कि अच्छा हुआ हुई लाव ने उसे काफी आत्मा पत्थर दिए थे। वह शहर पहुंचकर तियानलान नीलामी घर में जाता है और पहरेदारों को सोने या आत्मा पत्थरों की थैली देता है। फिर नीलामी हॉल में बैठता है। नीलामी करने वाला हथौड़ा मारकर बेंग यू क्वान नामक युद्ध कला की बोली शुरू करता है। लोग बोली लगाते हैं और शेनान भी अपना पैडल उठाकर बोली लगाकर वह पुस्तिका खरीद लेता है। फिर नीलामी करने वाला अगली वस्तुओं यिंगबू और दानदाव जेंजी की बोली लगाता है और शेन आन फिर से पैडल उठाकर दोनों पुस्तिकाएं खरीदकर अपनी थैली में रख लेता है। नीलामी करने वाला सबसे खास वस्तु शुआंग्यू जियानज्यू, जो प्रारंभिक जुआन श्रेणी की है, की बोली 6000 आत्मा पत्थर से शुरू करता है। बोली 11000 तक जाती है। शेनान 12000 बोलता है, दूसरा 13000 बोलता है और शेनान 15000 बोलकर नीलामी जीत लेता है। फिर शेनान निर्देश देता है कि कल दोपहर यह सब पुस्तिकाएं आंगन की पत्थर की मेज पर रख दी जाएं और बहाना बनाया जाए कि वरिष्ठ ने शिष्यों की प्रतिभा से खुश होकर ये तोहफे दिए हैं। अगली दोपहर तेंदुआ जंगल से दहाड़ता हुआ कांगवू संप्रदाय के आंगन में आता है। शिष्य डर जाते हैं जब तेंदुआ उनके सामने आकर छलांग लगाता है। फिर वह पुस्तिकाओं की थैली पत्थर की मेज पर रखता है और कहता है कि वरिष्ठ खुश हैं, इसलिए ये पुस्तिकाएं दे रहे हैं, और पूछता है कि शेनान कहाँ है। वरिष्ठ बहन बताती है कि शेनान पीछे के पहाड़ के मछली तालाब पर है। तेंदुआ कहता है कि उस लड़के के लिए भी एक पुस्तिका रख लेना, जिस पर सभी शिष्य खुशी से झूम उठते हैं। तेंदुआ दहाड़कर कहता है कि अच्छी तरह अभ्यास करो और वरिष्ठ की इच्छा को बेकार मत होने दो, जिस पर सब हाँ कहते हैं। वरिष्ठ बहन जोश के साथ सोचती है कि वह जरूर मेहनत करेगी ताकि संप्रदाय की रक्षा कर सके। फिर तेंदुआ वापस पीछे के पहाड़ के जंगल की तरफ चला जाता है और शेन आन वहां शांति से मछली पकड़ रहा होता है। अंत में कांगवू संप्रदाय के आंगन और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है। शेन आन नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है और पानी को छूता है, जबकि आंगन में लिन किंग शुआंग यू जियानज्यू नामक तलवार कला की पुस्तिका खोलकर अपनी तलवार का अभ्यास करती है। लिन किंग की आंखें बर्फीली नीली चमकती हैं और उसकी तलवार पर बर्फ जमने लगती है। फिर रात के समय शेन आन दरवाजे से बाहर निकलता है और सुबह आंगन में लिन किंग अपनी तलवार लेकर अभ्यास के लिए तैयार खड़ी होती है। वह तलवार घुमाती है, जिससे जमीन पर बर्फ जम जाती है और झोउ तिएजू, संप्रदाय स्वामी चेन और झाओ शुयान यह देखते हैं। झोउ तिएजू कहता है कि लिन शिष्या का हमला पहले से बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। झाओ शुयान बर्तन में गोलियां बनाता है और 3 हरी गोलियां निकालता है। शेन आन उसे सलाह देता है कि अगली बार आग 3 सांस पहले बंद करे ताकि गोली की गुणवत्ता स्थिर रहे, और संप्रदाय स्वामी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हैं। झोउ तिएजू जमीन पर बैठकर सफलता पाने की कोशिश कर रहा होता है। शेन आन पानी की बाल्टी लेकर आता है और उसे कहता है कि जल्दबाजी न करे, पहले अपना स्थान मजबूत करे। झोउ तिएजू शेन आन की बात सुनकर जमीन पर अपना पैर मजबूती से जमाता है। उसकी कुल्हाड़ी और शरीर के आसपास पीली आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट होता है और उसकी सफलता पूरी हो जाती है। लिन किंग और झाओ शुयान झोउ तिएजू को सफलता पर बधाई देते हैं। झोउ तिएजू खुश होकर अपनी पहली तकनीक फेंगशी दिखाने की तैयारी करता है और अपनी कुल्हाड़ी की शक्ति की तारीफ करता है। लिन किंग मछली पकड़ते हुए शेन आन के पास आकर बताती है कि उसने फ्रॉस्टफॉल नामक रूप सीख लिया है, जिस पर शेन आन उसे बधाई देता है। फिर लिन किंग शेन आन के पास बैठकर अपनी टूटी हुई पुरानी लोहे की तलवार दिखाती है। शेन आन मन में विश्लेषण करता है कि यह तलवार ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगी और जबरदस्ती के हमले से मेरिडियन पर दुष्प्रभाव का खतरा है।
इसलिए वह योजना बनाता है कि पीछे के पहाड़ की गुफा वाले बिजली के तेंदुए के जरिए प्राचीन खंडहरों से एक मेल खाती लंबी तलवार निकलवा कर लिन किंग को उपहार देगा और तब तक वह लिन किंग को इसी पुरानी तलवार से काम चलाने को कहता है। लिन किंग अपनी तलवार पर हाथ फेरती है और शेन आन मन में तेंदुए के बारे में सोचता है कि उसकी पीठ दोबारा पिटने वाली है। गुफा में तेंदुआ दहाड़ता है। शेन आन बताता है कि झो तिएजू ने क्यूई रिफाइनिंग स्तर 9 प्राप्त कर लिया है और उसने सबसे पहले कांगवू संप्रदाय का टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा मरम्मत किया। संप्रदाय स्वामी चैन कमरे में ध्यान कर रहे हैं। शेन आन बताता है कि लिन किंग फ्रॉस्ट मून तलवार सीखने के बाद धीरे धीरे अभ्यास कर रही है ताकि अपनी नींव मजबूत कर सके। झाओ शुयान गोलियों को बोतलों में पैक करता है और शेन आन कहता है कि झाओ शुयान की गोलियां संप्रदाय की नई उम्मीद है, जबकि वह खुद गुप्त रहने के लिए मछली पकड़ने का नाटक कर रहा है। आंगन का पूरा नजारा दिखाया जाता है जहां सब अपने काम में मशगूल हैं और संप्रदाय धीरे धीरे जीवित हो रहा है। संप्रदाय स्वामी चेन शेन आन को रोकते हैं और पूछते हैं कि युआन यिंग की अंतिम अवस्था वाला तेंदुआ संप्रदाय की इतनी वफादारी से मदद क्यों कर रहा है। शेन आन कहता है कि शायद उसे संप्रदाय पसंद आ गया हो, लेकिन संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि वह 1000 साल से ज्यादा जी चुके हैं और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि वह शेन आन के अतीत की जांच नहीं करेंगे क्योंकि साधना की दुनिया में ज्यादा पूछताछ मना है, बल्कि वह शेन आन से विनती करते हैं कि वह झो तिएजू, झाओ शुयान और लिन किंग को कभी नुकसान न पहुंचाए क्योंकि उनके दिल बहुत साफ हैं और वह दोबारा धोखा नहीं सह सकते। शेन आन वादा करता है कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। संप्रदाय स्वामी आराम से उसे अपने कमरे में जाकर सो जाने को कहते हैं। शेन आन बारिश के दौरान आंगन से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि वह शिष्यों को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लुओफेंग संप्रदाय जरूर नुकसान करेगा, इसलिए उसे लुओफेंग के हमले से पहले कांगवू संप्रदाय को मजबूत बनाना होगा। झो तिएजू युद्ध कला का अभ्यास करता है, झाओ शुयान बर्तन में अमृत उबालता है और लिन किंग तलवार का अभ्यास करती है। फिर लिन किंग शेन आन के पास आकर बताती है कि संप्रदाय स्वामी ने उसे मुख्य हॉल में बुलाया है और वह दोपहर से भंडारण कक्ष में कुछ ढूंढ रहे थे। मुख्य हॉल में संप्रदाय स्वामी चेन शेन आन को लिन किंग के लिए आत्मा श्रेणी की मध्य स्तरीय तलवार शुआंग हेन दिखाते हैं और एक बक्से से कांगवू हृदय सूत्र की पूरी पुस्तिका निकालते हैं जो क्यूई रिफाइनिंग से लेकर देवता अवस्था तक की है, जिस पर शेन आन हैरान होता है कि स्वर्णकोर संप्रदाय स्वामी के पास देवता अवस्था की पुस्तिका कहां से आई। संप्रदाय स्वामी बताते हैं कि यह पुस्तिका बाहर पता चली तो तियानलन प्रांत में तबाही मच जाएगी और शेन आन कहता है कि लुओफेंग संप्रदाय पहले ही उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए संप्रदाय स्वामी शेन आन को यह वस्तुएं दूसरे शिष्यों को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर संप्रदाय स्वामी देंगे तो बच्चे ज्यादा सवाल करेंगे, लेकिन शेन आन के देने पर वे ज्यादा नहीं पूछेंगे। शेन आन लिन किंग को शुआंग हेन तलवार देता है और उसे भंडारण बैग में न रखने की सलाह देता है। लिन किंग भावुक हो जाती है। झो तिएजू मजाक करता है कि रोने की क्या बात है, संप्रदाय स्वामी ने खजाना निकाल दिया है। लिन किंग कहती है कि वह रो नहीं रही और शेन आन का शुक्रिया अदा करती है। आधे महीने में झो तिएजू बेंगदी नामक मुक्का सीख लेता है। झाओ शुयान पे युआन गोलियां बना लेता है और लिन किंग शुआंग हेन तलवार पर पकड़ मजबूत कर लेती है। बारिश में बूढ़े लियू युआनशान अपनी पोती लियू जियाओवान के साथ कांगवू संप्रदाय आते हैं और दुश्मनों से बचने के लिए शरण मांगते हैं। लियू जियाओवान कहती है कि वह खाना और कपड़े धो सकती है। संप्रदाय स्वामी उन्हें स्वीकार करते हैं और लियू जियाओवान को संप्रदाय की छठी शिष्या बनाते हैं। लियू जियाओवान अपने दादा के घावों के बारे में पूछती है। लियू युआनशान कहता है कि अब ये घाव ज्यादा मसला नहीं है। शेन आन उनके घावों का विश्लेषण करता है कि उन्हें आग का जहर और बंद मेरिडियन की समस्या है, जिससे वह अभी सिर्फ फाउंडेशन स्थापना की मध्य अवस्था की शक्ति उपयोग कर सकता है और वह सोचता है कि अगर 7 दिन तक औषधीय स्नान दिया जाए तो जहर खत्म हो सकता है और 70% रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगले आधे साल तक वह लड़ाई नहीं कर सकता। इसके बाद झाओ शिक्षु और शेन आन एक मेज पर बैठकर जड़ी बूटियां काट रहे होते हैं। शेन आन पूछता है कि कितने आत्मा पत्थर चाहिए। झाओ शिक्षु कहता है कि आत्मा पत्थर नहीं चाहिए क्योंकि जड़ी बूटियां पहाड़ से लाई हैं और गोलियां खुद बनाई हैं। अगर बुरा लग रहा है तो सर्दी में उसके अल्केमी कमरे की खिड़कियां ठीक कर देना। रसोई में छोटी किंगर आग में चूल्हा जला रही होती है और वरिष्ठ बहन शुयान टोफू काट रही होती है। किंगर पूछती है कि क्या सभी शिक्षु और शिष्याएं इतने अच्छे हैं। शुयान कहती है कि बड़ा भाई ज्यादा शोर मचाता है। झाओ शिक्षु खामोश रहता है और शेन आन बहुत आलसी है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। फिर सब एक साथ खाना खाते हैं और शुयान किंगर के कटोरे में खाना डालती है। संप्रदाय हॉल में संप्रदाय स्वामी चेन सभी शिष्यों को बताते हैं कि अगले महीने तियानयुन काउंटी में
त्यानलन नीलामी घर का बड़ा संप्रदाय विनिमय सम्मेलन है जहां स्वर्णकोर साधक हर जगह होंगे और कांगवू संप्रदाय को भी निमंत्रण मिला है। वह तिएजू, शुयान, किंगर और शेनान को अपने साथ ले जाएंगे। तिएजू पूछता है कि इतने बड़े आयोजन में जाना हमारे लिए मुश्किल या बेइज्जती तो नहीं होगी। संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि दुनिया देखने के लिए जाना जरूरी है। तिएजू पूछता है कि इतने छोटे संप्रदाय को क्यों आमंत्रित किया, तो संप्रदाय स्वामी बताते हैं कि 20 साल पहले वह एक बार वहां आध्यात्मिक सामग्री बेचने गया था और एक मुलाकात हुई थी। शेन आन मन में सोचता है कि 20 साल पहले की एक मुलाकात को त्यानलन नीलामी घर ने याद रखा है। उनका खुफिया नेटवर्क बहुत ताकतवर है, इसलिए पिछले पहाड़ के नासेंट सोल राक्षस जानवर के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी है। रात को शुयान शेनान से कहती है कि कांग्यू काउंटी नीलामी घर में शुआंग्यूशी खरीदने और खतरों से बचाने के लिए शुक्रिया। शेनान कहता है कि जंगल में तुम पहले ही शुक्रिया बोल चुकी हो, तो शुयान कहती है कि चांदनी में दोबारा शुक्रिया बोल रही हूँ। दिन के समय शेनान तालाब के पास बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। छोटी किंगर आकर बैठती है और पूछती है कि क्या आप मछली पकड़ रहे हैं। शुयान दोनों के लिए चाय लाती है। किंगर चाय पीते हुए पूछती है कि क्या मछली कांटे पर आई है। शेनान कहता है नहीं, फ्लोट बस मछली की आजमाइश की वजह से डूब रहा है। फिर वह एक छोटी मछली पकड़कर वापस पानी में फेंक देता है। किंगर पूछती है कि उसे पानी में क्यों फेंका। शेनान कहता है कि यह अभी छोटी है, इसे थोड़ा और बड़ा होने दो। किंगर पूछती है कि अगर खाने के लिए मछली नहीं पकड़ रहे तो किस लिए पकड़ रहे हैं। शेनान कहता है बस कुछ देर बैठने के लिए। संप्रदाय स्वामी चेन और शेनान कमरे में चाय पीते हैं। संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि कियान झांगुई ने हमारे लिए रहने का इंतजाम करने को कहा है, लेकिन बिना किसी वजह के इतना रहम खाना सही नहीं लगता, इसीलिए वह खुद रहने की जगह ढूंढना चाहता है और शेनान को एक दिन पहले तियानियुन काउंटी जाकर कोई साफ और सस्ती रहने की जगह ढूंढने को कहता है। शेनान कहता है ठीक है, वह कल निकलेगा। संप्रदाय स्वामी मेज पर 300 से ज्यादा आत्मा पत्थरों की थैली रखता है और कहता है कि ये संप्रदाय के बचे हुए पैसे हैं, इसे ले जाओ। शेनान कहता है कि उसके पास अपने पैसे हैं, लेकिन संप्रदाय स्वामी कहता है कि संप्रदाय के काम के लिए संप्रदाय का ही पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। शेनान पूछता है कि कियान झांगुई को क्या जवाब दिया। संप्रदाय स्वामी कहता है कि उसने शुक्रिया अदा करके मना कर दिया है, क्योंकि कांगू संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं और वे खुद इंतजाम करेंगे। रात को शेनान आंगन में आकाश को देखते हुए सोचता है कि कल वह छिपकर नहीं बल्कि खुलेआम त्यानायुन काउंटी जा रहा है। उसने इतनी जिंदगी में किसी के लिए रहने की जगह नहीं ढूंढी। फिर वह त्यानायुन काउंटी के शहर के दरवाजे पर प्रवेश शुल्क देकर अंदर दाखिल होता है और बाजार के रास्ते पर चलने लगता है। वह संप्रदाय स्वामी की शर्तों के मुताबिक 3 सरायों को चेक करता है, लेकिन कोई पसंद नहीं आती, क्योंकि एक पुरानी है, एक महंगी है, एक दूर है। फिर वह एक गली में लाइफू सराय के पास पहुंचता है। आंगन में सफाई करती हुई मालकिन उसे कमरा दिखाने के लिए अंदर ले जाती है। शेनान कमरे की कीमत पूछता है। मालकिन बताती है कि एक कमरे का एक दिन का 2 आत्मा पत्थर है नाश्ते के साथ, लेकिन 3 दिन से ज्यादा रहने पर 1.5 आत्मा पत्थर प्रतिदिन होगा। शेनान 4 कमरे 3 दिन के लिए और कम दाम में मांगता है। मालकिन 16 आत्मा पत्थर अंतिम करती है। शेनान थैली से 16 आत्मा पत्थर निकालकर मेज पर रख देता है। मालकिन पूछती है क्या पहले एक दिन ट्राई नहीं करेंगे। शेनान कहता है नहीं, परसों दोपहर 5 लोग आएंगे। 4 कमरे दक्षिण की तरफ होने चाहिए और 2 आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। मालकिन उसे चाबियां देती है। शेनान पूछता है कि आयोजन स्थल कितनी दूर है। मालकिन बताती है कि गली से निकलकर 2 सड़कें आगे एक सफेद बड़ा आंगन है, लगभग 15 से 20 मिनट की पैदल दूरी पर। शेनान सोचता है कि यह दूरी न ज्यादा दूर है न पास, बिल्कुल सही है, और वह आयोजन स्थल की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर त्यानलन गिल्ड हॉल का जायजा लेता है और वहां के रास्तों व भी भागने के रास्तों को समझता है, ताकि किसी मुसीबत के समय पता हो कि कहां भागना है। वह सोचता है कि भले ही उसे जरूरत न पड़े, पर उसके शिक्षु और शिष्याओं को पड़ सकती है। फिर शेनान कांगवू संप्रदाय वापस लौटता है। तेजू उससे मिलता है और पूछता है कि क्या रहने की जगह मिल गई। शेनान बताता है कि तियानायुन काउंटी की पूर्वी सड़क पर लाइफू सराय मिल गया है, जो आयोजन स्थल से करीब 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। शुयान पूछती है कितने पैसे लगे। शेनान बताता है 16 आत्मा पत्थर 4 कमरों के 3 दिन के लिए, जो उसने खुद दिए। संप्रदाय स्वामी साफ सफाई और कीमत के बारे में पूछता है और शेनान संतोषजनक जवाब देता है। छोटी किंगर शेनान के पास आकर पूछती है कि आप कल जा रहे हैं और कब लौटेंगे। शेनान कहता है 3 से 5 दिन में। किंगर कहती है कि वह मछली तालाब का ख्याल रखेगी और मछलियों को खाना देगी। शेनान कहता है कि दिन में बस एक बार खाना देना, ज्यादा नहीं, और संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि बारिश ज्यादा नहीं है,
अब निकलने का वक्त हो गया है। इसके बाद कांगू संप्रदाय के सभी लोग एक साथ तियानयुन काउंटी के लिए रवाना हो जाते हैं। कांगू संप्रदाय के 5 सदस्य तियानलन गिल्ड हॉल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। पहरेदार संप्रदाय स्वामी चेन और बाकी सदस्यों का स्वागत करके दरवाजा खोलता है और आंगन का हवाई दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक बड़ा यिन यांग पत्थर का मंच मौजूद है। संप्रदाय स्वामी चेन, ये चांगे, बड़े भाई, शिष्या और दूसरे शिष्य आंगन में आगे बढ़ते हैं और वहां मौजूद लोग उनका अभिवादन करते हैं। ये चांगे चुपचाप आसपास का जायजा लेता है जब वे सब अंदर की तरफ चलते हैं। कमरे में संप्रदाय स्वामी चेन चाय डालते हुए सबको एक जगह रहने की हिदायत देते हैं। बड़ा भाई खिड़की से बाहर लाल वस्त्र वाले व्यक्ति को देखता है और बाहर के लोगों की साधना स्तर का अंदाजा लगाता है, लेकिन चश्मे वाला शिक्षु उसे खामोश रहने को कहता है। ये चांगे और संप्रदाय स्वामी चेन खिड़कियों से बाहर आंगन का नजारा देखते हैं। संप्रदाय स्वामी चेन हल्की मुस्कान देते हैं और आंगन में 2 साधकों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला शुरू होता है। स्वर्णकोर अवस्था वाले साधकों के शानदार मुकाबले को देखकर लोग तारीफ करते हैं और बड़ा भाई हैरान रह जाता है। चश्मे वाला भाई किताब पढ़ता है, शिष्या अपनी बर्फीली तलवार के साथ बैठी है और संप्रदाय स्वामी चेन आराम से चाय पीते हैं, जबकि ये चांगे की नज़र ऊपर वाले कमरे में बैठे लुओफेंग संप्रदाय के अहलकारों पर पड़ती है। फेंग जुतियान ऊपर वाले कमरे में ध्यान कर रहा होता है। ये चांगे उसकी युआन यिंग चरम अवस्था की आभा को महसूस करता है और समझ जाता है कि यह लुओफेंग संप्रदाय का पूर्वज फेंग जुतियान है, जिसकी आभा अस्थिर है और वह मजबूरी में एकांत साधना से बाहर आया है। वह संप्रदाय स्वामी चेन को देखता है और समझता है कि संप्रदाय स्वामी को भी पूर्वज फेंग जुतियान के आने की खबर है। रात के समय शिष्या ये चांगे से पूछती है कि क्या उसने महसूस किया कि गिल्ड हॉल में कोई उन पर नजर रखे हुए था। ये चांगे शिष्या को कहता है कि वह ज्यादा घबराई हुई है। फिर शिष्या वापस चली जाती है और ये चांगे गैलरी में आता है। खिड़की खोलकर फेंग जुतियान के इरादों और उसकी युआन यिंग चरम आभा के बारे में सोचता है और बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि लुओफेंग संप्रदाय के लोग वापसी के रास्ते पर कांगू संप्रदाय पर हमला कर सकते हैं। अगली सुबह तियानलन गिल्ड हॉल में अगला दिन शुरू होता है और झंडे लहराते हैं। बड़ा भाई कांगू संप्रदाय का झंडा न होने पर शिकायत करता है, पर चश्मे वाला भाई उसे समझाता है कि झंडा खाना नहीं होता। शिष्या ये चांगे को चाय देती है और बताती है कि उसने फेंग किंगयाओ और भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग को देखा, जिसे देखकर उसका दिल घबराया। ये चांगे शिष्या को उस बुजुर्ग से दूर रहने को कहता है, जबकि आंगन में 2 मुकाबले करने वाले युद्ध कर रहे होते हैं। मंच पर दोनों साधक ऊर्जा ब्लेड के साथ तेज तलवारबाजी करते हैं। भीड़ तालियां बजाती है। बड़ा भाई स्वर्णकोर अवस्था पर पहुंचने की इच्छा करता है तो चश्मे वाला भाई उसे बताता है कि इसमें कई साल लगते हैं। लाल वस्त्र में लुओफेंग संप्रदाय का व्यक्ति कमरे में आकर संप्रदाय स्वामी चेन को अपने पूर्वज से मिलने का संदेश देता है। संप्रदाय स्वामी चेन मिलने से इनकार करते हैं, पर लाल वस्त्र वाला कहता है कि अगर संप्रदाय स्वामी नहीं आ सकते तो पूर्वज खुद यहीं आ जाएंगे। संप्रदाय स्वामी चेन आराम से उसे आने की इजाज़त देते हैं और गुस्से में आए बड़े भाई को बैठने का हुक्म देते हैं। कमरे में एक जोरदार आध्यात्मिक दबाव और हवा का दबाव पैदा होता है। लुओफेंग संप्रदाय के पूर्वज फेंग जुतियान जोरदार आभा के साथ कमरे के दरवाजे पर प्रकट होते हैं। वे और संप्रदाय स्वामी चेन एक दूसरे को सलाम और अदब से अभिवादन करते हैं। फेंग जुतियान कांगू संप्रदाय के शिष्यों की तारीफ करता है और संप्रदाय स्वामी चेन भी लुओफेंग संप्रदाय के शिष्यों की तारीफ करते हैं। फेंग जुतियान पीछे के पहाड़ वाले तेंदुए का जिक्र करता है। संप्रदाय स्वामी चेन कहते हैं कि उनका संप्रदाय गरीब है तो तेंदुआ कैसे पाल सकते हैं। फेंग जुतियान मुस्कुराकर बात खत्म करता है, जबकि दोनों के बीच आंतरिक खिंचाव स्पष्ट होता है और दृश्य परिवर्तन व संगीत के साथ माहौल का तनाव दिखाया जाता है। अंत में संप्रदाय स्वामी चेन सभी शिष्यों को सामान समेटने और अगली सुबह कांगू संप्रदाय वापस लौटने का हुक्म देते हैं। सभी सदस्य हुक्म सुनते हैं। इसके बाद तियानलन गिल्ड से कांगू संप्रदाय के लोग बाहर निकलते हैं। संप्रदाय स्वामी चेन, शेनशु, सुलिंगर जो शिष्या हैं, झाओ शुयान और लू युए रास्ते पर चलते हैं। शेनशु खामोशी से सोचते हुए आगे बढ़ता है और मन में सोचता है कि फेंग जुतियान आज सिर्फ पुरानी बातें याद करने या चाय पीने नहीं आया था, बल्कि कांगू संप्रदाय की असली बुनियाद और ताकत को आजमाने आया था। और उसने स्वर्णकोर प्रारंभिक अवस्था वाले संप्रदाय स्वामी चेन, कुछ क्यूई रिफाइनिंग और फाउंडेशन निर्माण के शिष्यों और तेंदुए को कांगू संप्रदाय की कुल ताकत में शामिल कर लिया है। शेनशु नोटिस करता है कि संप्रदाय स्वामी चेन परेशानी और दबाव में चाय पी रहे हैं और वह यह भी समझता है कि संप्रदाय स्वामी चेन सिर्फ एक सामान्य स्वर्णकोर प्रारंभिक अवस्था वाले संप्रदाय नेता होने का नाटक कर रहे हैं। रात के समय शेनशु सूप का प्याला लेकर सुलिंगर के पास जाता है और उसे कहता है कि कल वापस संप्रदाय जाने के बाद कम ही बाहर निकलना। सुलिंगर प्याला लेकर हाँ में सिर हिलाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर अगली सुबह होने से पहले ही संप्रदाय स्वामी चेन, शेनशु, लू युए, झाओ शुयान और सुलिंगर कॉरिडोर में जमा होते हैं।
लू युए जम्हाई लेते हुए कहता है कि अभी सुबह नहीं हुई। संप्रदाय स्वामी चेन जवाब देते हैं कि सुबह होने से पहले ही निकलना मुनासिब है और फिर सब लोग रवाना हो जाते हैं। कांगवू संप्रदाय वापस पहुंचने पर छोटी बच्ची मिट्टी का बर्तन हाथ में लिए भागती हुई आती है और खुशी से संप्रदाय स्वामी चेन, शेन शू और सुलिंगर का वापस आने पर स्वागत करती है। संप्रदाय स्वामी चेन प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। दिन के समय शेन शू तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। छोटी बच्ची पास बैठी है और पीछे सुलिंगर तलवार से अभ्यास कर रही होती है। शेन शू सोचता है कि संप्रदाय वापस आए 1 महीना हो गया है और संप्रदाय स्वामी चेन ने संप्रदाय की रक्षात्मक सरणी को और मजबूत कर दिया है। शाम के समय संप्रदाय स्वामी चेन दरवाजे पर जादू से सरणी सेट करते हैं। सरणी मुकम्मल होने पर लू युए खुशी से दौड़ता हुआ आता है और संप्रदाय स्वामी चेन को बताता है कि सरणी तैयार हो चुकी है और पूछता है कि यह सरणी किस साधना स्तर को रोक सकती है। संप्रदाय स्वामी चेन बताते हैं कि स्वर्णकोर की अंतिम अवस्था से नीचे के लोग अंदर नहीं आ सकते, जिस पर लू युए हैरान होकर कहता है कि यह तो बहुत जबरदस्त है। शेन शू यह सुनकर गौर करता है कि स्वर्णकोर की अंतिम अवस्था से नीचे वालों को रोकने का मतलब है कि स्वर्णकोर की अंतिम अवस्था वाले लोग इसे तोड़ सकते हैं, जबकि लुओफेंग संप्रदाय का पूर्वज फेंग जुतियान युआन यिंग चरम अवस्था पर है और वह समझ जाता है कि संप्रदाय स्वामी चेन ने यह सरणी फेंग जुतियान को रोकने के लिए नहीं बल्कि बाकी आम लोगों को रोकने के लिए बनाई है ताकि संप्रदाय के लोगों को भागने का वक्त मिल सके। 2 दिन बाद अल्केमी कमरे में झाओ शुयान एक अजीब बात देखता है। तियान्युन काउंटी से लाई गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एक ही रात में पूरी तरह सूख चुकी हैं। जैसे ही वह सूखी जड़ी बूटी को छूता है वह पाउडर बनकर बिखर जाती है। संप्रदाय स्वामी चेन कमरे में आकर उसे हिदायत देते हैं कि खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखो और रात को खिड़की मत खोलना। झाओ शुयान पूछता है क्यों, लेकिन संप्रदाय स्वामी चेन कोई साफ जवाब दिए बिना चिंता से खिड़की से बाहर दूर पहाड़ों की तरफ देखते हैं। शेन शू खिड़की के पास खड़ा होकर सोचता है कि वहां आखिर क्या है। रात के समय पीछे के पहाड़ का रहस्यमय और खामोश रास्ता दिखाया जाता है। चांद की रोशनी में पीछे के पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है। उस दरार पर प्राचीन बैंगनी चमकते हुए चिन्ह बने हुए हैं और उसी समय शेन शू तालाब के पास बैठकर गहराई से सोच रहा होता है। दरार में से रहस्यमय बैंगनी ऊर्जा रोशनी की शक्ल में निकलने लगती है। जंजीरों से बंधा हुआ तैरता हुआ वेदी पहाड़ की चोटी पर रोशन हो जाता है। शेन शू अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि क्या संप्रदाय स्वामी चेन को पीछे के पहाड़ की इस दरार का पता है। वह पीछे के पहाड़ के एक एक पौधे से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। फिर शेन शू रात के समय आंगन से गुजरता हुआ अपने कमरे में जाता है और दरवाजा व खिड़की बंद करता है। बिस्तर पर लेटकर कांगवू संप्रदाय के रहस्यमय इतिहास और उस चमकती बैंगनी मुहर के बारे में गौर करता है। अगले दिन शेन शू आंगन में लकड़ियां काट रहा होता है। छोटी बच्ची भागती हुई आती है और पूछती है कि क्या पीछे के पहाड़ पर कुछ है। कल रात पानी पीते समय उसने वहां एक चमकती रोशनी देखी थी। शेन शू पूछता है किस रंग की रोशनी। बच्ची कहती है बैंगनी। शेन शू कहता है शायद जुगनू होंगे। बच्ची पूछती है क्या जुगनू बैंगनी चमकते हैं। शेन शू कहता है पहाड़ों के जुगनू हर रंग के होते हैं। फिर शेन शू गुफा में तेंदुए के पास जाता है और पहाड़ की मुहर के बारे में पूछता है। तेंदुआ बताता है कि 3 साल में पहली बार उसे किसी चीज से डरकर भागने का दिल किया है। उसे नहीं पता अंदर क्या है। शेन शू उसे मुहर पर नजर रखने को कहता है। रात को सुलिंगर शेन शू को गर्म सूप देती है और शेन शू उसे रात को पीछे के पहाड़ की तरफ न जाने की हिदायत देता है। कांगू संप्रदाय के मुख्य दरवाजे पर तियानलन नीलामी घर का प्रबंधक कियान दुओबाओ आता है और संप्रदाय स्वामी चेन को एक पत्र पेश करता है। संप्रदाय स्वामी चेन पत्र वसूल करते हैं और फिर शेन शू को बताते हैं कि तियानलन नीलामी घर कांगवू कमांडरी में शाखा खोलना चाहता है और यह सब तेंदुए की वजह से हो रहा है। शेन शू संप्रदाय स्वामी की बात से सहमत होता है। कियान दुओबाओ उपहार के तौर पर एक डिब्बा पेश करता है जिसे संप्रदाय स्वामी चेन वसूल कर लेते हैं। डिब्बे में 300 साल पुरानी जुआंजी आध्यात्मिक जड़ी बूटी और बीलुओ जड़ी बूटी होती हैं। लू युए खुश होकर कहता है कि वे लोग तेंदुए की वजह से हमारी खुशामद कर रहे हैं और संप्रदाय स्वामी चेन व बाकी शिष्य इन उपहारों और तियानलन नीलामी घर के बारे में बातचीत करते हैं। शेन शू बाहर लकड़ियां काटते हुए उनकी बातचीत खामोशी से सुनता रहता है। संप्रदाय स्वामी चेन बताते हैं कि तियानलन नीलामी घर की नई शाखा अगले महीने खुलेगी और वहां से चीज़ें खरीदने पर 20% की छूट मिल सकती है, लेकिन अंत में वे कहते हैं कि उन्होंने यह पेशकश रद्द कर दी है क्योंकि किसी का फायदा या एहसान लेना मुनासिब नहीं है। में संप्रदाय स्वामी चेन और शेन आन तालाब के किनारे खड़े हैं जहां मछलियां तैर रही हैं। संप्रदाय स्वामी चेन बताते हैं कि कोषाध्यक्ष कियान ने बात मान ली है।
फिर वे सभी शिष्यों को इकट्ठा करके कहते हैं कि वह 3 से 5 दिन के लिए दूर जा रहे हैं और संप्रदाय शेन आन और बाकियों के हवाले करते हैं। साथ ही शेन आन से कहते हैं कि मछलियों को ज्यादा खाना मत देना। संप्रदाय स्वामी चेन मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हैं और जिनजी उन्हें पीछे से देखता रहता है कि संप्रदाय स्वामी चेन तियानयुन शहर की तरफ नहीं गए बल्कि पश्चिम में तियानदुआन पर्वत श्रृंखला की तरफ चले गए, जहां उनका मकसद एक रहस्य है। लियू युआनशान, जो शियाओ वान के दादा हैं, अपनी तलवार पर हाथ रखे शेन आन के पास आते हैं और अनुरोध करते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वह शियाओ वान का ख्याल रखें। वे जानते हैं कि वे संप्रदाय में नए हैं और यह अनुरोध बड़ा है। वे कहते हैं कि पूरे संप्रदाय में उन्हें सिर्फ शेन आन पर भरोसा है। अगले दृश्य में बारिश हो रही है और शियाओ वान छाती पकड़े पानी के पास बैठी है जबकि शेन आन पीछे खड़ा है। शियाओ वान पूछती है, क्या संप्रदाय स्वामी दादा आज वापस आएंगे? शेन आन कहता है उसे नहीं पता। शियाओ वान कहती है कि उसके दादा ने कहा था कि संप्रदाय स्वामी दादा आज आएंगे और लियू युआनशान व जिनजी दरवाजे पर खड़े बारिश में इंतजार करते हैं। संप्रदाय के बाकी शिष्य अपने काम कर रहे हैं। शेन आन पानी में मछलियों को देखते हुए अचानक उठता है और बाहर जाने लगता है। जिनजी के पूछने पर वह बताता है कि वह संप्रदाय स्वामी को लेने जा रहा है। शेन आन पहाड़ी पर घायल संप्रदाय स्वामी चेन के पास पहुंचता है, जिनके पास एक पीले रंग का संदूक रखा है। संप्रदाय स्वामी पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? शेन आन बताता है कि उसने महसूस कर लिया था और संप्रदाय स्वामी की मेरिडियन घायल हैं, जिन्हें ठीक होने में 1 महीना लगेगा। संप्रदाय स्वामी बताते हैं कि इस संदूक में कांगवू संप्रदाय के पूर्वजों का खजाना है जो पश्चिम में जमीन में दबा था और वे उसे निकालकर लाए हैं। शेन आन उन्हें सहारा देकर संप्रदाय वापस लाता है, जहां जिनजी और बाकी लोग उनका खुशी से स्वागत करते हैं। संप्रदाय स्वामी के कमरे में शेन आन संदूक रखता है और चाय देता है। वह पूछता है कि इस संदूक की चीज का क्या करना है। संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि इसे खोलना है पर अभी नहीं। शेन आन बाहर आकर सबको बताता है कि संप्रदाय स्वामी ठीक हैं और उन्हें आराम करने दो। शिष्य दरवाजे से झांकते हैं। शियाओ वान शेन आन से पूछती है कि संप्रदाय स्वामी दादा अंदर क्या कर रहे हैं। शेन आन कहता है वे आराम कर रहे हैं। फिर संदूक पर बने जादुई चिन्ह पर रोशनी चमकती है, पहाड़ पर दरारें पड़ती हैं और शेन आन तालाब में मछलियों को खाना डालता है। संप्रदाय स्वामी चेन संदूक लेकर बाहर आते हैं और शेन आन को बताते हैं कि यह कांगवू संप्रदाय का खजाना हान युआन झू यानी ठंडी गहराई का मोती है। वे संदूक खोलते हैं जिसमें से एक रोशन बर्फीला गोला निकलता है। शेन आन पूछता है कि क्या आप तियानदुआन पर्वत से लेने गए थे? संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन सोए हुए राक्षस के जागने का इंतजार किया, तब जाकर यह मिला। शेन आन पूछता है कि आपने यह खतरा क्यों लिया? संप्रदाय स्वामी बताते हैं कि कांगवू संप्रदाय खतरे में है और पीछे के पहाड़ की चोटी पर लगी मुहर टूटने वाली है। वे कहते हैं कि अब वे बुजदिल बनकर और पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने पूरी जिंदगी गलतियां की हैं, पर एक सही काम किया कि उन बच्चों को संप्रदाय में शामिल किया और वे उन्हें संप्रदाय के साथ मरने नहीं देंगे। पूछता है कि हान युआन झू से मुहर को कैसे मजबूत करेंगे। संप्रदाय स्वामी बताते हैं कि मुहर के अंदर की चीज ठंड से डरती है और यह मोती उसके टूटने की रफ्तार को 1 से 2 साल धीमा कर सकता है ताकि कोई तरीका निकाला जा सके। तभी शियाओ वान भागती हुई आती है। जिनजी अभ्यास कर रहा है और संप्रदाय स्वामी चेन अंदर संदूक को अपनी ताकत दे रहे हैं। शियाओ वान शेन आन के साथ बैठकर पूछती है कि संप्रदाय स्वामी दादा उदास क्यों हैं। शेन आन कहता है उन्हें कुछ मुश्किल काम है। कोषाध्यक्ष कियान का दूत संप्रदाय में आता है। जिनजी उससे वजह पूछता है। दूत संप्रदाय स्वामी चेन के पास बैठकर बताता है कि त्यानलन नीलामी घर की कांगवू शाखा अगले महीने 15 तारीख को खुल रही है और कोषाध्यक्ष कियान का संदेश देता है कि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। संप्रदाय स्वामी कहते हैं उसे समझ आ गया और शेन आन बाहर बैठा यह सुन लेता है। संप्रदाय स्वामी चेन सभी शिष्यों को इकट्ठा करके बताते हैं कि वे एक चीज लाए हैं जो संप्रदाय को बचा सकती है। अब सब अंदर रहकर अभ्यास करें और कोई बाहर न जाए। जिनजी के पूछने पर वे वजह बताने से इनकार कर देते हैं। सब बाहर आते हैं। संप्रदाय स्वामी चेन शेन आन को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने कोषाध्यक्ष कियान की बात सुन ली। शेन आन के पूछने पर संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे पास सुनने का तरीका है। वे कहते हैं कि वक्त कम है लेकिन अभी सिर्फ मामले को आगे टाला जा सकता है। रात को शेन आन तालाब में चांद का प्रतिबिंब देखकर सोचता है कि जब तक टाला जाए टालो, फिर मैं संभाल लूंगा। रात को वह जाग जाता है। संप्रदाय के पीछे पहाड़ की चोटी पर बिजलियों का धमाका होता है और मुहर टूटने लगती है। एक भयानक काला बिजली वाला तेंदुआ बिजली के साथ प्रकट होता है। संप्रदाय स्वामी चेन सरणी कंपास और संदूक लेकर शेन आन के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ निकलते हैं।
काला बिजली तेंदुआ उनका रास्ता रोककर कहता है कि अंदर की चीज उन सबसे ज्यादा ताकतवर है और वे मुहर को नहीं बचा सकते। लेकिन संप्रदाय स्वामी और शेनान आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की चोटी पर संप्रदाय स्वामी चेन हान युआन झू को हवा में उठाकर मुहर की दरार में लगाते हैं। शेनान संप्रदाय स्वामी को रोकता है जब उनके मुंह से खून निकलता है। संप्रदाय स्वामी कहते हैं कि मुहर हो गई। काला तेंदुआ कहता है कि वह वहां पहरा देगा। शेन आन घायल संप्रदाय स्वामी को अपनी पीठ पर उठाकर नीचे लाता है। संप्रदाय स्वामी उससे कहते हैं कि बाकी शिष्यों को यह मत बताना। शेन आन उन्हें बिस्तर पर लिटाकर कंबल ओढ़ाता है। अगली सुबह जिनजी दौड़ता हुआ पत्र लेकर आता है और संप्रदाय स्वामी को दिखाता है। वह बताता है कि लियू युआनशान का पत्र आया है कि उसका काम खत्म होने वाला है और वह कुछ दिनों में वापस आएगा। जिनजी खुश होकर चला जाता है। संप्रदाय स्वामी चेन वह पत्र पढ़ते हैं जिसमें लियू युआनशान ने लिखा था कि दुश्मन बहुत मजबूत है, अगर वह वापस न आए तो शियाओ वान को कहना कि दादा ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि लौट नहीं सका। शेनान पूछता है, क्या आप शियाओ वान को बताएंगे? संप्रदाय स्वामी कहते हैं, अभी नहीं। शियाओ वान शेनान के साथ बैठकर पूछती है कि दादा क्या कर रहे होंगे और बताती है कि दादा ने उन्हें तियान्युन शहर ले जाने का वादा किया था। फिर पूछती है, क्या दादा वापस नहीं आएंगे? शेनान कहता है कि तुम्हारे दादा वापस आएंगे। शियाओ वान खुश होकर कहती है कि वह और इंतजार करेगी। शेनान काले बिजली तेंदुए से बात करता है और बताता है कि लुओफेंग संप्रदाय का एक जासूस मंडरा रहा है। वह तेंदुए को कहता है कि उसे मारना नहीं, बस हर रात दरवाजे के पास चक्कर लगाकर डरा कर रखना। कोषाध्यक्ष कियान का दूत वापस आता है और संप्रदाय स्वामी चेन को बताता है कि लुओफेंग संप्रदाय अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा है। दूत बताता है कि फेंग ज्यूतियान जल्द हमला करना चाहता है जबकि फेंग किंगया उसे रोक रहा है। दोनों गुटों के मतभेद बढ़ रहे हैं और वह चेतावनी देता है कि दोनों में से एक गुट जीतकर जल्द संप्रदाय पर हमला कर देगा। संप्रदाय स्वामी चेन यह सुनकर चिंतित हो जाते हैं। इसके बाद कांगू संप्रदाय की हालत पर बात हो रही है कि अगर फेंग किंगयाओ फेंग ज्यूतियान को हरा देता है तो वक्त मिलेगा, लेकिन अगर फेंग ज्यूतियान जीत गया तो मुश्किल होगी। संप्रदाय स्वामी चेन कहते हैं कि वे समझ गए हैं और कोषाध्यक्ष कियान का शुक्रिया करते हैं, जबकि शेन शिक्षु दरवाजे पर खड़ा सुन रहा होता है। शेन शिक्षु तालाब के पास बैठकर मछलियों को देख रहा होता है। फिर आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और लुओफेंग संप्रदाय के लोग पूर्वज फेंग की सरबराही में आसमान में तैरते हुए आते हैं। एक शिष्य कुल्हाड़ी छोड़कर आसमान की तरफ देखता है और घबराकर भागते हुए संप्रदाय स्वामी चेन को खबर करता है कि लुओफेंग संप्रदाय और पूर्वज फेंग आ गए हैं। संप्रदाय स्वामी चेन और बाकी लोग बाहर आते हैं। वे पूर्वज फेंग का खैर मुकदमा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनका इस तरह बड़ी फौज के साथ आना जरूरत से ज्यादा है। पूर्वज फेंग संप्रदाय स्वामी चेन को पहला रास्ता देता है कि कांगू संप्रदाय को लुओफेंग संप्रदाय में शामिल कर लिया जाए और सारे संसाधन व तेंदुआ उनके हवाले कर दिए जाएं। दूसरा रास्ता देता है कि अगर संप्रदाय स्वामी इनकार करेगा तो उसे मार दिया जाएगा और जो शिष्य साथ नहीं देंगे वे भी मारे जाएंगे। और तीसरा रास्ता देता है कि अगर कोई नहीं मानता तो कांगवू संप्रदाय के हर व्यक्ति को खत्म करके उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जिस पर कांगवू संप्रदाय के शिष्य परेशान दिखते हैं। संप्रदाय स्वामी चेन कहते हैं कि कांगवू संप्रदाय 800 साल पुराना है और वे चौथा रास्ता चुनते हैं, किसी के आगे समर्पण नहीं करेंगे और न ही कुछ हवाले करेंगे। बाकी शिष्य भी संप्रदाय स्वामी का साथ देने का ऐलान करते हैं। शेन शिक्षु खामोशी से देखता रहता है। पूर्वज फेंक गुस्से में आकर बैंगनी बिजली के हमले से कांगवू संप्रदाय के साइन बोर्ड को तोड़ देता है और संप्रदाय को खत्म करने का ऐलान करता है। तभी बिजली वाला तेंदुआ सामने आकर दहाड़ता है और पूर्वज फेंक को कहता है कि क्या वह उसकी मौजूदगी भूल गया है। फिर वह बिजली की ताकत से पूर्वज फेंक पर हमला करता है। तेंदुआ छलांग लगाता है, लेकिन पूर्वज फेंक एक विशाल बैंगनी बिजली के हाथ के हमले से उसे जमीन पर पटक देता है। तेंदुआ घायल होने के बावजूद कहता है कि वह अभी जिंदा है और दोबारा हमला करता है, लेकिन पूर्वज फेंक एक और बैंगनी किरण के हमले से उसे जमीन पर गिरा देता है। पूर्वज फेंक तेंदुए पर आखिरी हमला करने लगता है, लेकिन अचानक रुक जाता है और महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी शेन शिक्षु आगे आता है, जमीन पर गिरा हुआ कांगवू संप्रदाय का बोर्ड उठाता है और संप्रदाय स्वामी चेन से कहता है कि बोर्ड को बाद में मरम्मत कर लेना। उनकी ताकत का एहसास होते ही पूर्वज फेंक अपने लोगों को वापस चलने का हुक्म देता है। लुओफेंग संप्रदाय के जाने के बाद कांगू संप्रदाय के शिष्य घायल तेंदुए के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। फिर शिष्य तबाही की सफाई करने लगते हैं। छोटी बच्ची अपनी पट्टी बंधवाते हुए शिष्या से पूछती है कि क्या वे लोग दोबारा आएंगे। शिष्या जवाब देती है कि नहीं आएंगे और संप्रदाय स्वामी चेन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। छोटी बच्ची एक बर्तन पकड़े हुए तालाब के पास बैठे शेन शिक्षु के पास आती है और पूछती है कि क्या शिष्या की बात सच है। शेन शिक्षु कहता है, हाँ सच है। फिर बच्ची पूछती है कि क्या वह बूढ़ा पूर्वज फेंक संप्रदाय स्वामी चेन और तेंदुए से ज्यादा ताकतवर था। शेन शिक्षु सहमत होता है।
फिर बच्ची पूछती है, क्या वह बूढ़ा आपसे भी ज्यादा ताकतवर था? शेन शिक्षु जवाब देता है कि वह बूढ़ा मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। यह सुनकर बच्ची मुस्कुराती है और शेन शिक्षु उठकर सूरज ढलने की तरफ देखता है और यहाँ वीडियो समाप्त हो जाती है।